नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपको इंतज़ार था बीएसएचएफ की नेक्स्ट यूनिट का हिंदी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूनिट 6, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, सराहा है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेकर के आते रहें। तो आप जो है हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और हमें यूं ही मोटिवेट करते रहें। तो चलिए इस यूनिट का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन का मुख्य जोर किस ओर था। इसमें आपको बताना है कि जो कॉलोनियल रूल था उसका मेन थर्स्ट जो है वो किस तरफ था, वो किस तरफ फोकस्ड था कॉलोनियल रूल। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी है डी केंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, या ऑप्शन डी केंद्रीकरण। तो डी केंद्रीकरण जो है सी ऑप्शन, आप उसे विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीकरण। केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण होता है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है मेन थ्रस्ट था कॉलोनियल रूल का। कॉलोनियल रूल जो है वो केंद्रीकरण पर फोकस्ड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर और सोम प्रकाश औपनिवेशिक काल की कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार पत्र थे। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य से जो है संबंधित थे। तो इन तीनों मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर और सोम प्रकाश। तो आप बताइए कि ये किस से रिलेटेड जो है समाचार पत्र किस राज्य से रिलेटेड थे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बॉम्बे, बंगाल, मद्रास या पंजाब। तो इसका सही जवाब जो है वो है बंगाल। बंगाल से ये समाचार पत्र जो है वो संबंधित थे और ये नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 3। भारत में प्राथमिक आधुनिक संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आपको देखिए ध्यान से आप पढ़िए, प्रथम आधुनिक संघ पूछा गया है आपसे इसमें कि जो फर्स्ट जो एसोसिएशन थी मॉडर्न एसोसिएशन, तो संघ जो होता है वो होता है एसोसिएशन। तो प्रथम जो मॉडर्न एसोसिएशन थी उसका आपको बताना है कि उसका कब गठन हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। 4 विकल्प आपके पास हैं, 1837, 47, 57 या 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सही विकल्प है, वो है आपका ऑप्शन ए 1837 में। और इससे संबंधित आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या थी। यह लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जो भी जमींदार थे उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, उनका ये एक संगठन था। तो फर्स्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये कब स्थापित हुई थी, 1837 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या है। 1866 में दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और मनमोहन घोष ने लंदन में कौन सा संघ पाया, कि मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने वहां पर स्थापना की, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको संघ का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसको फॉर्म किसने किया था। तो आपको उनके नाम भी बताने हो सकते हैं। तो अगर आपसे उल्टा इससे विपरीत क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको इसको आप अच्छे से आंसर को क्लियर कर लेना है ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और मनमोहन घोष जी हैं, इन्होंने लंदन में कौन सी संघ की स्थापना की थी। 4 विकल्प आपके पास है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसका आपको करेक्ट आंसर पिक आउट करना था और वो क्या है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि विकल्प सी आपको दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन ईयर आपको याद रखना है क्या है, 1866 है। वर्ष 1866 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और जो दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी
तथा मनमोहन घोष, इन्होंने ये जो थे मेन लीडर्स थे जिन्होंने इसको फॉर्म किया था। अगला प्रश्न है कि पुनः सर्वजन सभा का गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पुनः सार्वजनिक सभा जो थी इसका गठन। तो चार विकल्प आपके पास है, 1670, 1870, 1885 या फिर 1970, 1970। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका 1870 में। 1870 में पुनः सर्वजन सभा का गठन हुआ था और एम.जी. रनाडे, एच.एस. चिपलूंकर और अन्य द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये किया गया था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसका गठन हुआ था और इसको इन्होंने जो मेन लीडर्स थे उनके नाम आपको दिए गए हैं कि इन्होंने ना ये स्थापित किया था। तो आपको वर्ष अवश्य याद रखना है 1870 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1885 में गठित भारतीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति आपको बताने हैं, तो कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हुआ था 1885 में। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं से निकल जाता है। फिर बाकी आपसे पूछा गया है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो चार विकल्प आपके पास हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस की जो है भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके पहले प्रेसिडेंट ये रहे और इसकी पहली बैठक जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। तो आपको एक तो ये वर्ष याद रखना है, 1885 में फॉर्मेशन, पहले प्रेसिडेंट दादा इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के अलावा आपको ये याद रखना है कि पहली बैठक जो हुई थी वो 28 दिसंबर को हुई और कहाँ हुई? वो हुई आपकी बॉम्बे में। तो बॉम्बे आपको याद रखना है। तो कई प्रश्न जो है एक प्रश्न में से निकल जाते हैं, इनका आपको अच्छे से स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस में दो गुट बन गई थी कांग्रेस में, चरमपंथी और नरमपंथी। तो आपको बताना है कि उनमें बंटवारा किस वर्ष में हुआ। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? 1905, 1906, 1907 और 1908। तो आपको सही विकल्प आपको चुन करके बताना है। तो वो आपका सही विकल्प इनमें से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1907। 1907 में 1907 में जो है कांग्रेस के दो ग्रुप्स कौन से अगर हम इंग्लिश में बात करें तो चरमपंथी और नरमपंथी को आप क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। तो दो ग्रुप हैं, आप याद रखिए। आपको बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है तो आपको ये याद रखना है कि आप चरमपंथी और नरमपंथी की बजाय एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, मॉडरेट्स से और एक्सट्रीमिस्ट से। तो इनका बंटवारा जो हुआ था वो हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है कि कांग्रेस के किस सेशन में हुआ, वो हुआ 1907 में कांग्रेस सेशन में, सूरत का जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें हुआ था। और फिर देखो 1907 में इनका बंटवारा हुआ और इसके पश्चात जो है 1916 में ये फिर से दोनों विंग्स जो थी चरमपंथी और नरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट, ये दोनों एकजुट हो गए थे, फिर से ये इकट्ठे मिल गए थे। तो आपको सारी की सारी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व यानी मॉडरेट लीडरशिप का एक उद्देश्य नहीं था। तो देखिए चार विकल्प हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उसका जो है उद्देश्य नहीं था। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करना मॉडरेट लीडरशिप का उद्देश्य था, और ऑप्शन बी है प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार करना उसका उद्देश्य था। अगला है अधिक भारतीयों को प्रशासन में लाना और ब्रिटिश शासन के अंत लाना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश शासन का जो है अंत ये नहीं करना चाहता था, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा उसका उद्देश्य नहीं था। तो बाकी तो उसके उद्देश्य थे, लेकिन जो उसका उद्देश्य नहीं था तो वो था ब्रिटिश शासन का अंत करना। तो ब्रिटिश शासन का अंत करना जो है उसका उद्देश्य नहीं था। बाकी वो चाहता था, मॉडरेट्स जो थे वो चाहते थे कि प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार हो, और लेकिन अधिक जो है भारतीय प्रशासन में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है भारतीयों की संख्या बढ़े, लेकिन ब्रिटिश शासन का अंत हो, ये उसका उद्देश्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन को समाप्त करना उसका उद्देश्य नहीं था।
प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन चरमपंथी नहीं था? तो इसमें आपको बताना है कि आपको कुछ लीडर्स के नाम दिए गए हैं, तो कुछ उसमें से कोई उसमें से एक्सट्रीमिस्ट है, कोई मॉडरेट है, तो आपको बताना है कि कौन मॉडरेट है, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन चरमपंथी नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, आपको वो विकल्प चुनना है। तो 4 विकल्प है आपके पास, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं वो चरमपंथी नहीं बल्कि नरमपंथी थे। तो ये आप जब और बाकी ऑप्शंस जो हैं, बिपिन चंद्र पाल जी जो हैं, अरबिंदो घोष जो हैं और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों के तीनों जो हैं ये सब चरमपंथी समूह थे, चरमपंथी थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये चरमपंथी नहीं बल्कि नरमपंथी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी, मतलब किसके बाद जो है वो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, ये आपको बताना है। विकल्प ए है आपके पास कि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद, ऑप्शन बी है 1905 में नागालैंड के विभाजन के बाद, ऑप्शन सी है 1905 में बॉम्बे विभाजन या 1905 में केरल विभाजन। तो 1905 में जब, इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905, उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। उसके डिवीज़न के बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट उसके प्रतिक्रिया के रिएक्शन के रूप में ये स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुशीलन और युगांतर दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी समूह थे जो आपको बताना है कि किस के दौरान उभरे, यानी अनुशीलन और युगांतर दो जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप थे वो किस मूवमेंट के दौरान वो उभरे। ऑप्शन ए है सविनय अविज्ञ आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन या ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। तो उसके जो है बाद उसमें अनुशीलन और युगांतर जो है ये दो महत्वपूर्ण ग्रुप जो थे रिवोल्यूशनरी ग्रुप ये उभरे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है, तो आपको बताना है उसके की लीडर कौन थे। ऑप्शन ए आपको दिया गया है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है शौकत अली, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों यानी कि मोहम्मद और शौकत अली दोनों, या ऑप्शन डी न ए न बी। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका विकल्प सी, ऑप्शन ए और बी दोनों। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों के दोनों जो हैं वो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था अपने गाइडेंस के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए। हालांकि खिलाफत आंदोलन का सीधा संबंध जो है वो भारतीय राजनीति से नहीं था, फिर भी क्योंकि उस समय के जो है गांधी जी पॉपुलर लीडर थे, तो गांधी जी को इन्होंने इनवाइट किया था अपनी गाइडेंस के लिए। लेकिन कुछ जो है इसका इनडायरेक्टली जो है वो भारतीय राजनीति से इनका संबंधित था, लेकिन डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई संबंध नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है कि 1919 से 1947 तक यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता आपको बताने हैं कौन रहे। तो ये आंसर बहुत क्लियर है, आपको आप अच्छे से बता सकते हैं। 4 विकल्प भी हैं आपके पास, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये तो आप अच्छे से गैस कर सकते हैं क्योंकि गांधी जी जो हैं इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट जो है स्टार्ट किए थे और यही जो है सबसे फॉरवर्ड लीडर थे। महात्मा गांधी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेता ये रहे। प्रश्न नंबर 14 है कि सरकार द्वारा पारित उस अधिनियम का नाम आपको बताना है जिससे ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने और उसे 2 साल तक बिना मुकदमे की हिरासत में रखने के लिए अधिकृत किया था। कि किसने ये पावर दी थी, आपको उस एक्ट का नाम बताना है जिससे जो है कि किसी भी पर्सन को बिना वारंट के लिए अरेस्ट कर लिया जाता था और 2 साल तक बिना मुकदमे के उसको हिरासत में रखने का अधिकार दिया था। तो आपको बताना है कि अंग्रेजों की कौन सा ये नियम अंग्रेजों ने बनाया था। तो 4 आपके पास विकल्प हैं। फर्स्ट है चार्टर एक्ट जो कि 1793 में लागू हुआ, ऑप्शन सेकंड है रोलेट एक्ट,
जो कि मार्च 1919 में हुआ। ऑप्शन सी है औद्योगिक विवाद नियम, जो कि 1947 में हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो था आपका। या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो करेक्ट आपको बताना था वो है आपका ऑप्शन बी, जो कि है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको कि अंधा कानून भी कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट जो है ये मार्च 1919 में ये लागू हुआ था। पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अप्रैल में, तो उसमें जनरल डायर के अधीन सेना ने बिना किसी चेतावनी के जो है निहत्थे लोगों को गोली मार दी थी। और ये आज तक भी इंसिडेंस याद रखा जाता है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के अंडर। तो इसमें जो है इसके बाद इस जो ये एक्ट था रॉलेट एक्ट, अंधा कानून जो ये था मार्च 1919 में पारित हुआ था। तो इसके तहत जो है फायदा उठाते हुए जनरल डायर ने ये इस घटना को अंजाम दिया था। प्रश्न नंबर 15 है कि अतिवादी यानी कि जो भी आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी राष्ट्रवादी यानी कि मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे, आपको बताना है ये किस चीज पर जोर देते थे। तो ये 4 विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है औपनिवेशिक शासकों के अच्छे इरादों पर ये जोर देते थे। ऑप्शन बी, इन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासकों के अच्छे इरादों पर भरोसा करना गलत था। ऑप्शन सी है औपनिवेशिक शासकों के इरादों पर कोई राय नहीं थी इनकी। ऑप्शन डी, जो भी औपनिवेशिक शासक थे यानी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसके लिए प्रार्थना और याचिका में ये विश्वास करते थे। तो सही विकल्प आपको चुनना था, तो वो है आपका ऑप्शन बी कि विकल्प बी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे ये दोनों ही जो थे, इन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासक जो हैं इनके इरादों पर जो इन्होंने भरोसा किया है वो बिल्कुल ही गलत भरोसा किया इन्होंने। उन्होंने इनको चीट किया और भरोसों पर वो खरे इनके नहीं उतरे कि उनकी गुड इंटेंशंस जो थी, इनको लग रहा था कि अच्छी थी, वो भरोसा इनका टूट गया था। तो इनका भरोसा करना इन पर गलत था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ह्यूमन सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी, जो कि HSRA से भी प्रचलित थी, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी से ये संबंधित थी। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, भगत सिंह। HSRA के जो मेन लीडर थे, जो अग्रणी नेता थे, वो कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह से ये रिलेटेड है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ह्यूमन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह इससे रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 17 इज अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के पहले अध्यक्ष आपको बताने हैं। तो देखिए, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, AITUC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस AITUC तो क्या बन जाएगी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें आपको बताना है कि इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। 4 विकल्प आपके पास हैं, A.O. ह्यूम, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या CR दास। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी, इसका गठन जो है वो अक्टूबर 1920 में हुआ था। आपको वर्ष भी याद रखना है कि 1920 में इसका गठन हुआ। और लाला लाजपत राय जो है, जो पंजाब के एक राष्ट्रवादी थे, एक नेशनलिस्ट थे, वो इसके पहले प्रेसिडेंट रहे। और देखिए, आप कांग्रेस का नाम सुनकर के अगर आपको ऑप्शंस में WC बनर्जी जो है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए कई बार डाल देते हैं, तो वो जो है वो आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसके पहले प्रेसिडेंट थे। और AITUC के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और AITUC का ईयर जो है, फॉर्मेशन ईयर, ये है 1920। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी वो बनी थी 1885 में, जिसके WBC बनर्जी जो थे प्रेसिडेंट थे। और 1920 में बनी थी AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय थे।
ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। 18th क्वेश्चन जो है, जो कि इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कि 1927 में एक अखिल भारतीय राज्य का जन सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि वो किस चीज़ के लिए किया गया था, उसका मेन मोटिव क्या था, उस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेन मोटिव आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों के समन्वय के लिए, उसकी इंटीग्रेशन के लिए, मतलब ये किया गया था कोऑर्डिनेट करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। दूसरा है कि टू यूनाइट पीपल एंड कैरी एजिटेशंस, लोगों को एकजुट करना और आंदोलन करना। ऑप्शन सी है जाति, भाषा और धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह जो थे उनको दूर करने के लिए, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी पूर्वाग्रह आपके होते हैं, प्रीजुडिश, इनके प्रीजुडिश जो थे उनको दूर करने के लिए जो है इसको सम्मेलन को आयोजित किया गया। या ऑप्शन डी, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए किया गया। तो सही विकल्प जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए। जो भी राजनीतिक गतिविधियां थी, सारी जो भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको इंटीग्रेट करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को तो इसका गठन किया गया था, अखिल भारतीय राज्य जो सम्मेलन था, जन सम्मेलन। और इसका ईयर क्या था आपको ये भी याद रखना है, 1927। तो इसी के साथ जो है इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस किए। जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट यूनिट लेकर के आऊँगी। और मैं आपके लिए, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, मैं आपके लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं एक एक करके जितना हो सकेगा एग्जाम से पहले उतने सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेकर के आऊँगी, ताकि आप उसके हिसाब से जो है, जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनकी तैयारी आप कर सकें। और आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर हमें बता भी सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। मैं कोशिश करूँगी समय मिलते ही आपके लिए वो लेकर के आऊँगी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए। आपका जो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चैनल को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू।